ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। एक तो एसी चला लो, आप पंखा थोड़ा बंद कर सकते हो। So we have in a rectangular garden, rectangular lawn of dimensions 50 by 40। ये हमारा एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, प्लस ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आया हुआ है एज अ केस स्टडी फॉर 4 मार्क्स। ठीक है। तो एक ऐसा रेक्टेंगुलर प्लॉट पॉन्ड दिया हुआ है, उस लॉन दिया हुआ है, उसके इन बिटवीन हमें रेक्टेंगुलर पॉन्ड बनाना है। रेक्टेंगुलर लॉन दिया हुआ है, उसके इन बिटवीन वी आर टू ड्रॉ दिस, कंस्ट्रक्ट दिस रेक्टेंगुलर पॉन्ड बिल्कुल सेंटर में। तो ये पॉन्ड है और ये आगे लॉन है। ठीक है। सो दैट द एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड, तो इस वाले एरिया में हमने ग्रास लगाई और इस ग्रास का एरिया होगा 1184 स्क्वायर मीटर्स। दिस इज द लेंथ 50 मीटर्स एंड दिस इज द ब्रेड्थ 40 मीटर। अब ऐसा ये क्वेश्चन फोटो फ्रेम के साथ भी है। ठीक है, केस स्टडी फोटो फ्रेम वाली भी है, वो भी मैं आपको करवा दूंगी। और समटाइम्स इसकी प्लेसमेंट ऐसे भी की जाती है कि इसको एक कॉर्नर में रखा हो। समझ में आ गया? दोनों ही केसेस समझ लेना। सो इसमें हमें बताना है कि पॉन्ड की डायमेंशंस क्या होंगी। अब क्योंकि वो इन बिटवीन है बिल्कुल, तो एक्स यहां से, एक्स डिस्टेंस यहां से, एक्स डिस्टेंस यहां से, और यहां पर भी एक्स मीटर्स का डिस्टेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि इन बिटवीन है, तो हर तरफ से जो उसका डिस्टेंस है टुवर्ड्स द सेंटर जो बिल्डअप होगा वो एक्स मीटर्स का डिस्टेंस आएगा। सो यहां से मेरे पास आ जाएगा देयरफॉर लेंथ ऑफ द पॉन्ड क्या हो जाएगी? टोटल लेंथ है हमारे पास 50, यहां से एक्स कम हुआ और यहां से एक्स कम हुआ, क्या आ जाएगा? 50 - 2x। और यहां से एक्स कम हुआ, यहां से एक्स कम हुआ, तो ये हो जाएगा 40 - 2, ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड। ठीक है। सो वील हैव breadth of pond is equal to 40 - 2x। अब हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड। ठीक है। एरिया ऑफ द ग्रास निकालने के लिए आप क्या करोगे? एरिया ऑफ लॉन माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड। लॉन का एरिया आप क्या लिखोगे? 50 × 40। और पॉन्ड का एरिया क्या है? पॉन्ड की लेंथ इंटू पॉन्ड की ब्रेड्थ। और किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ग्रास विच इज 1184। इन अ वे अगर एरिया ऑफ ग्रास दिया हुआ है तो आप पॉन्ड का एरिया भी निकाल सकते हो कि 50 - 2x इंटू 50 - 4x, 2000 में से 1184 माइनस कर। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, जो भी हमें ठीक लगे। चलो नेक्स्ट करो, आप इसको सॉल्व करो। 2500 मैंने की।
यहाँ पे 40 था, है ना? अभी मैं कहूँ कुछ ना कुछ तो मैं गड़बड़ कर रही हूँ। यहाँ पे 2000 नहीं आता है ना? और तभी आंसर डायरेक्टली आता। तो 816 आ गया। जब आप 2000 से 816 माइनस करते हो, दैट्स व्हाई इट वाज 1184। फोर कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2x² माइनस 75x प्लस 2 देन 38 9 24। कुछ गड़बड़ है ना? समझ नहीं आ रहा क्या है। जस्ट गिव मी अ मिनट। दिस इज 2x²। यहाँ से ठीक है, यहाँ। मैम आपने ऊपर 40 - 4x ले लिया। हाँ, यहाँ पे 80x लेना था ना। ऊपर मल्टीप्लिकेशन में मैंने ऐड मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मैंने इसको 50 इंटू 4 200 लिखा, यहाँ पर 80 नहीं किया। ये भी हमारी कैलकुलेशंस ठीक होगी। तो ये 80 हो जाएगा। और दिस नॉट विल नॉट बी 300, दिस विल बी 280। ये हमारा ना सबसे अच्छा एक होता था क्वेश्चन, दैट व्हेन वी हैव कॉपीड कांस्टेंट टर्म रॉन्ग एंड, है ना? वो भी क्वेश्चन हम करेंगे। तो जब मैंने 4 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 70। 280 है ना यहाँ पर, और एट हम एक्स 180 180 आएगा शायद। 280 आएगा। देखना यहाँ से, फिर यहाँ पे 2x होगा। हाँ, ये 100, यस। दिस इज 180। तभी मुश्किल। और फिर जब मल्टीप्लाई किया, दिस विल बी 4x² नॉट 8x²। चलो दोबारा। मैं पता नहीं क्या सोचकर सच में क्वेश्चन गलत कर रही हूँ। दिमाग में ना कुछ और चल रहा है सीरियसली। व्हेन यू आर डिस्टर्ब्ड। चलो तो आ जाओ वापस क्लास में। तो हमने इसको लिया था एज 816, है ना? तो ये आ जाएगा 2000 प्लस 4x² माइनस 100x माइनस 80x इज इक्वल टू 816। तो ये आ जाएगा 4x² माइनस 180x। मैंने डायरेक्टली एरिया ले लिया ना। 2000, ये 200 आएगा। नहीं, 20 और 2 जीरो 2000 ही आएगा। हम्म। मैंने आपको जब कहा था ना एरिया ऑफ लॉन, यहाँ पर देखो बात वही बन रही है। हमने इसको यहाँ पे ले लिया, 50 - 2x लेना था ना यहाँ पे। तो जब मैंने इसको लिया, तो मैंने 2000 में से 1184 माइनस कर दिया, तो डायरेक्टली 816 हो गया। ठीक है, बात वही बन रही है। बाद में फिर से आप 81 वो ही लोगे। ठीक है, कैलकुलेशंस में। तो 180 आ जाएगा यहाँ से। 2000 माइनस 816 इज 0। So this is 4x² minus 180x plus 1184 equal to 0। अब आपने अगर 4 कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा x² माइनस 45x प्लस, यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करके क्या लिया था? 296, है ना? अब फैक्टर्स हो जाए। ठीक है, तो ये आ गया 4 इंटू 74, 4 इंटू 2 इंटू 70।
ये आ रहा है 4 × 2 × 37, 37 और 8 होता है। ठीक हो गया बच्चे? ठीक है, तो ये आ गया x² -37x -8x + 296 = 0। तो x की वैल्यू x -37, और यहां से 8 कॉमन ले लिया, तो यहां पर भी आ जाएगा x -37। तो x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 37। कैन नॉट बी 37 बिकॉज 2x जो है वो बड़ा हो जाता है 50 से, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो यहां से जो विड्थ ऑफ द पाथ आ जाएगी वो आ जाएगा 8, और इससे डायमेंशंस क्या हो जाएंगे हमारे पास? 50 - 16 एंड 40 - 16। समझ में आ गया? ये आ जाएगा 34 और ये आ जाएगा 20। क्लियर है बच्चे सबको? ये समझ में आ गया ना? समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट करें आप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। आप कर सकते हो, ऐसे कर लो। A rectangular garden is to be surrounded by concrete walk of uniform width. If the area of the walk is 120 square meters, find the width of the walk. तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन को हमने कंक्रीट पाथ से सराउंड करना है, तो इसमें ऑल अराउंड, ठीक है, आपको जो ये कंक्रीट रेक्टेंगुलर गार्डन दिया हुआ है ना, ये 10 × 16 डायमेंशन दिए। ठीक है, अब आपने जो इसमें पाथ बनाना है ना, वो यूनिफॉर्म रहेगा। यहां से भी एक्स गया, यहां से भी एक्स हुआ, यहां से एक्स हुआ, और यहां से भी एक्स हो गया। तो थ्रू आउट जब आप करोगे इसको, तो इट विल कम लाइक दिस। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? बाहर डायमेंशंस क्या हो जाएंगी? तो लिखो लेट द विड्थ ऑफ द वॉक विल बी x meters. Let the width of walk is equal to x meters. Let the width of the walk is equal to x meters. तो यहां से therefore outer length क्या हो जाएगी? अगर इसको हम 10 ही लेकर चलते हैं, तो आउटर में लेंथ मृदुल क्या करोगे इसमें? 10 में क्या ऐड करोगे? x यहां से ऐड हुआ और x यहां से ऐड हुआ, तो क्या हो जाएगा? पहले माइनस हो रहा था, तो अब 2x ऐड हो जाए। आउटर लेंथ आ जाएगा 2x + 10 मीटर्स। आउटर विड्थ कितनी हो जाएगी? 2x यहां से बढ़ गया, x यहां से, हसरत कितना आ जाएगा? 2x + 16। ठीक है, अब एरिया ऑफ द वॉक कहा है? आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ द वॉक इज आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। आप लिखोगे आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, और जो वॉक का एरिया आपने रखा है वो 120 स्क्वायर मीटर्स है। सो आउटर एरिया आप करोगे 2x + 10 × 2x + 16 माइनस इनर एरिया, जो कि हम क्या लिखेंगे? 10 × 60। ठीक है, तो यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लो। मैं कॉमन इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 बार ही 2 कॉमन आएगा, तो 4 कॉमन जाता है। सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट प्लीज लेना। हाँ, क्या हो गया? समझ आ रहा है? हाँ, तो ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? कोई बात नहीं, मेरा दिमाग कहीं और घूम रहा है सीरियसली। फिर भी काम तो हमें करना है ना। 160 - 160 = 120। ये इसलिए क्योंकि जो हमारा आउटर वाला एरिया है उसमें 160 इंक्लूड किया हुआ है, तभी देखो 160 माइनस हो गया। ठीक हो गया? मैं फॉर द फर्स्ट वो जो करवाया ना 10 मिनट, सच में मैं कहीं और ही घूम रही थी। आई वाज थिंकिंग ऑफ सम अदर सिनेरियो। थोड़ी हो जाता है तभी। नाउ गैदरिंग, ठीक है ना? अभी सिर दर्द तो होगा, दवाई लेकर आ। कौन सी लेती है दवाई?
पर फिर दर्द होता क्यों है इतना? नहीं, तू पिछले साल भी प्रॉब्लम रही है तुम्हें ये? जनरल मतलब, आई एम जस्ट जनरली आस्किंग, ऐसा नहीं मैं मजाक कर रही हूँ। हम्म। क्यों नहीं होती? इतनी पढ़ाई तो तू नहीं कर रही है कि रात को हम जग के पढ़ रहे हो। होता है? नहीं, क्या दिख रहे थे? क्या कर रहे थे? हाँ, नींद नहीं आती, इंसोम्निया है? काइंड ऑफ। हाँ। हाँ, तो वो ध्यान रखो। अच्छा, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? टेंथ में जरूरी है। हाँ, नहीं बनते, -30 चाहिए, है ना? 15 and 2। हाँ, बस ये थोड़े से मिसलीडिंग वाले पॉलिनोमियल्स होते हैं, इनका ध्यान रखना। ठीक है। टेंथ में ना थोड़ा सा, बिकॉज एक भी दिन मिस होता है ना तुम्हारा काम बहुत पीछे चला जाता है, मैथ्स में तो स्पेशली। तो -15 ऑफ कोर्स रिजेक्टेड। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, सो दैट इज द लेंथ ऑफ द वॉक। समझ में आ गया बच्चों सबको? अब इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो, ये भी जरूरी है। In an auditorium, seats are arranged in rows and columns. The number of rows was equal to number of seats in each row. When the number of rows were doubled and number of seats in each row was reduced by 10, the number of seats increased by 300. Fine. After rearrangement, before rearrangement, seats कितनी थी? तो जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आए, सीट्स को अरेंज किया है रोज एंड कॉलम्स। ऐसे रोज है ना? और कितनी रोज बनाई है, और उसके एक सीट के पीछे सीट रखी हुई है, तो इस तरह से, है ना? कुछ ऐसे लिखा हुआ है हमें। द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज है? जितनी रोज है उतने ही नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? लेट द नंबर ऑफ रोज, क्या लिखोगे इसको? एक्स। ठीक है। एंड देयरफॉर द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, देयरफॉर नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो कितनी हो जाएगी वो भी? ये होगा ना, नंबर ऑफ रोज, जितनी रोज है उतनी ही नंबर ऑफ सीट्स हैं हर एक रो में, तो नंबर ऑफ सीट्स भी कितनी हो गई? एक्स। अब उसने क्या कहा है, अब यहां से हमारा मेन काम शुरू होता है। व्हेन द नंबर ऑफ रोज वर डबल्ड, तो क्या हो गई? 2x। एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो वाज रिड्यूस्ड बाय 10। हर एक रो में कितनी सीट्स रख रहे हो? x। कितना रिड्यूस किया? 10 से। तो क्या हो गया? x-10। देन द नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज्ड बाय 300। पहले नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी? x रोज है और हर एक रो में x सीट्स रख रहे हो, तो नंबर ऑफ रोज सीट्स कितनी हुई क्लास में या पूरे ऑडिटोरियम में? एक्स स्क्वायर होगा ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में कितना ऐड हो गया? 300। और ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया? इसको सॉल्व कर लो। और इसने कहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम आफ्टर रीअरेंजमेंट एंड ओरिजिनल रीअरेंजमेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन आ सकता है इन केस स्टडी। तो ये आ जाएगा 2x² -20x -x² -300 इक्वल टू 0। x² -20x -300 इक्वल टू 0। फैक्टराइज बहुत अच्छे से हो जाएगा ये। क्या होंगे फैक्टर्स इसके? तो यहां से आपने लिखना होता है आइदर x -30 0 और x+10 0। तो x की वैल्यू आ गई 30, x की वैल्यू आ गई -10, -10 रिजेक्टेड। आप नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो एंड नंबर ऑफ रोज ले लोगे। x हैज 30, तो ओरिजिनल सीट्स कितनी थी? और आफ्टर रीअरेंजमेंट सीट्स कितनी है? कितनी थी ओरिजिनल सीट्स? x रोज है, x ही सीट्स है ईच रो। तो अगर x की वैल्यू 300 आई है तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी होगी? 10 कैसे? क्या होगा मेहताब?
कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। एक्स स्क्वायर क्या था ये समझ में आया। तो वही कर रहे हो, एक्स की वैल्यू 30 आ गई, तो मैं आपको पूछ रही हूँ नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 900। आफ्टर रीअरेंजमेंट नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो जाएंगी, कितनी बढ़ गई थी सीट्स आफ्टर रीअरेंजमेंट, 300, तो कितनी हो जाएंगी। एंड यू कैन एक्चुअली चेक ऑल्सो, एक्स को डबल किया 60 और 30 माइनस 10 कर दिया, तो तब भी 1200 ही आ रहा है आपके पास। समझ में आ गई बात। तो एक क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकता है, व्हाट आर द नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ रोज आफ्टर रीअरेंजमेंट, बिफोर रीअरेंजमेंट, हाउ मेनी सीट्स वर देयर इन ईच रो बिफोर रीअरेंजमेंट, आफ्टर रीअरेंजमेंट। समझ में आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और ये पेपर में आ सकता है। क्लियर हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज निकालो इसका। आज मैं आपको ये करवाऊंगी, कल मैं आपको इसमें नेचर ऑफ रूट्स करवा दूंगी, जितना भी है। और जो भी इसकी स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, विल ट्राई टू कवर इट जितना हो सकता है। अब ये आ जाएगा, ये हमारे डिस्टेंस बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चंस होने चाहिए हमसे, क्योंकि देखो इसमें क्या लिखा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स at a certain average speed for a distance of 54 kilometers and then travels a distance of 63 at an average speed of 6 kilometer more than the first speed। दो डिस्टेंस ट्रैवल हुए, एक है 54 और एक है 63, लिखो दोनों, है ना। इसमें ना माइंड मैपिंग होती है हर एक क्वेश्चन में। हर बार होता है ना, माइंड मैप्स बहुत चलते हैं आजकल। माइंड मैप्स क्या है कि माइंड में मैपिंग हो जाए कि इस क्वेश्चन में है क्या, इसके की पॉइंट्स क्या है। देखो की पॉइंट्स में क्या है कि ट्रेन जो है ना वो चल रही है, पहला डिस्टेंस है 4 किलोमीटर एट अ सर्टन एवरेज स्पीड। उस स्पीड को पता नहीं हमें क्या है, तो उसकी स्पीड को क्या मान लोगे आप, एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मेक दिस माइंड मैप। अगर क्वेश्चन में ये माइंड मैपिंग आ जाए ना, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो 54 की स्पीड ली, एक्स किलोमीटर। दूसरा डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 63। कहते हैं 63 की स्पीड को कवर कर रहे हैं कितने पे, 6 किलोमीटर मोर देन द प्रीवियस स्पीड। पहली स्पीड क्या थी, अब ये डिस्टेंस कितने स्पीड पे कवर हो रहा है, एक्स प्लस। और इन दोनों को कवर करने के लिए उसने कितने लिए, इफ इट टेक्स 3 hours टू कंप्लीट द जर्नी, इस पूरे डिस्टेंस को दोनों को अलग अलग स्पीड पे करने के लिए टाइम लगा 3 घंटे। बीच में एक स्टॉप लिया, उसके बाद फिर से आगे डिस्टेंस चले, पर हमने स्पीड बढ़ा दी कि नहीं नहीं लेट हो रहे हैं। समझ में आ गई बात ये। तो दोनों को हमने किया 3। तो इसका मतलब अब हमें निकालना क्या है, इक्वेशन किस में फॉर्म होगी, क्वाड्रेटिक हो या लीनियर हो, जनरली इक्वेशन टाइम में फॉर्म करते हैं, क्वाड्रेटिक की स्पेशली। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला बताया हुआ ना मैंने आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। अच्छा, वो जो हमारी इंट्रोडक्शन है क्वेश्चन की वो कर देंगे, लेट द ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, लेट द सेकेंड स्पीड, therefore the second speed x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। अब क्या इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो टाइम में, आपको फॉर्मूला पता है, टाइम अपॉन डिस्टेंस। पहला डिस्टेंस क्या है, पहला डिस्टेंस क्या है 54, किस स्पीड पे ट्रेवल किया है। तो क्या बनाओगे इक्वेशन, यहाँ पे फ्रैक्शन क्या बनेगी, 54/x। दूसरे वाला टाइम क्या लगेगा, 63 का डिस्टेंस, स्पीड क्या है x+6, तो टाइम कितना हो जाएगा बताओ, मैं तो आप बताओ क्या होगा। दूसरा डिस्टेंस है 63, उसकी स्पीड है x+6, तो टाइम कितना होगा 63/x+6। अब क्या करना चाहिए, दोनों को मिलकर लगा है 3, तो यहां पर प्लस इक्वल टू, समझ में आ गया, कर लो सॉल्व। अब ऐसे ही ना दो क्वेश्चंस और हैं जिसमें डिस्टेंसेस को फर्क किया होगा, मतलब इट कुड बी, ट्रेन के बारे में बात कर ली जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे वही जो हमने वो किए हुए थे वो सारे फॉर्म कर लेते हैं। 54,
माइनस माइनस, यहाँ पर भी माइनस आएगा, फैक्टर्स बहुत अच्छे से बन जाएंगे इसके। क्या होंगे? 36 का बहुत ही अच्छा एक हमारा फैक्टर है, मल्टीप्लिकेशन में भी बहुत बार यूज करते हैं, 108। सो फैक्टर्स वुड बी, चाहे टैप पेपर में नहीं आना ना, बट बेटा ऐसे इतना एब्सेंट मत रहे कि नहीं करना, थोड़ा सा कैलकुलेशन रखो, ये हेल्प ही करेगा हमें कहीं ना कहीं। चाहे पेपर में मेहताब नहीं भी आना ना, तो डोंट गेट सो, हाँ, क्लास में प्रेजेंट हो, घर जाके मत रिवाइज कर, पर कम से कम इसको क्लास में तो कर लो ना, आगे वरना लटकता रहेगा ये। सीरियसली मैं एक्सपीरियंस बेस कर रही थी, अंश सारा टाइम लगी रही थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं हो रही, क्योंकि वही प्रॉब्लम रही थी कि पेपर में नहीं आ रहा है ना। और इस टाइम नहीं करवाऊंगी ना, ये लटका रहेगा चैप्टर फिर तुम्हारा। और अगर मैं इसी पैटर्न पे चलती हूँ कि February 17th इज योर मैथ्स पेपर नेक्स्ट ईयर, दैट मीन्स मुझे सिलेबस अक्टूबर में खत्म करवाना ही है। आपको दिसंबर, जनवरी और 10 दिन मार्च फेब के लगा लो, या 15, जितने भी लगाने हैं दिन, हमने पूरी मैथ्स दबा कर करनी है रिविजन में। जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे ना आप, लगाओ फुल सिलेबस टेस्ट आपके, आपके ना एमसीक्यू टेस्ट कम से कम मुझे 6-7 लेने पड़ते हैं, तब जाकर एमसीक्यू मास्टर हो जाते हैं कि कुछ भी दे दो हम कर लेंगे सॉल्व। तो वो करने के लिए ना, मतलब November 1 लगा लो कि मुझे सिलेबस पूरा करना ही है आपका। नवंबर में मतलब कुछ नहीं है, मेरे पास टेस्ट प्रिपेयर्ड होते हैं, मैं अक्टूबर में बनाने शुरू कर देती हूँ एमसीक्यू टेस्ट, यानी लास्ट ईयर वाला कोई दूंगी, बिल्कुल नए बनेंगे। लास्ट ईयर वाले वैसे आपके पास भेज दूंगी 2 साल के कि प्रैक्टिस कर लो, बट इस साल के बिल्कुल नए बनेंगे आपके। ठीक है, तो वो सारे करने के लिए सबसे जरूरी है कि सिलेबस पे फोकस करें। अच्छा, अब सिलेबस पे फोकस करते हुए ये भी नहीं है कि हमारे नंबर भी ना आए, मे टेस्ट में नंबर ना आए तो चलेगा, वो भी नहीं चलता हमें, है ना। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स बन जाएंगे, x+3, x-36। जितनी क्लास में पढ़ाई हो रही है ना, उसको ध्यान से पढ़ो, समझ कर, नहीं आ रहा तो रोक लो कि नहीं मैम नहीं, दोबारा से करवाओ, फिर उसको प्रेजेंट रह के करो यहाँ। ये मत सोचना ये पेपर में नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, फाइनल्स में सब आ रहा है, और मार्क्स वो फाइनल्स के ही जाएंगे साथ में। समझ में आ गई बात है? ठीक है, तो हमारी स्पीड आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर। आपका सेकंड वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है, देखो अब उसमें यहाँ पे कार ट्रेन की बात थी, एक 63 किलोमीटर ट्रैवल किया है, और एक 54 और 63 थे ना, यहाँ पे 63 और 72 दे दिया। ठीक है, और वही 3 घंटे लग रहे हैं। बात समझ में आ गई? सेम क्वेश्चन है, तो क्या देखो इक्वेशन होगी, 63/x प्लस 72/x+6 इज इक्वल टू 3। वो इक्वेशन बन गई, लिख लो, आप इसको घर पे सॉल्व कर सकते हो, आंसर 42 आना चाहिए। ठीक है, 63/x प्लस 72/x+3 इज इक्वल टू 3 प्लस 6, x+6 इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन 16 आ जाओ, देखो ये वाला क्वेश्चन जैसे हमने पेपर में आपकी बुक में किए थे वैसे क्वेश्चन है ये, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाए होंगे ना बुक के क्वेश्चंस। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड वाज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, it would have taken 3 hours more to cover the same journey. Find the usual speed of the train. डिस्टेंस दिया हुआ है ना, तो हमारा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस में डिस्टेंस नहीं दिया होगा। और जो ये स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस दी है ना, इसकी एक और स्टेटमेंट दी होगी, 8 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन दीज मेनी आवर्स लेस। दो वेरिएशंस दी होंगी स्पीड में, अगर ये लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक में एक ही और एक ही वेरिएशन, पूरा डिस्टेंस एक ही वेरिएशन। बात समझ में आई? तो यहां पर स्पीड पहले लेनी है, ओरिजिनल स्पीड, लेट द ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और दूसरी स्पीड क्या है, देयरफॉर द सेकेंड स्पीड कितनी हो गई, 8 किलोमीटर लेस कहा था तो x-8। पहले वाला टाइम कितना है, डिस्टेंस अपॉन दिस स्पीड। दूसरे वाला टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन दूसरी वाली स्पीड। कौन सा टाइम ज्यादा है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? -8 वाला टाइम ज्यादा होगा या ये वाला टाइम ज्यादा होगा? -8 वाला। तो ये बड़ा है ना, तो इसको लाने के लिए इस वाले टाइम में 3 ऐड करने होंगे, है ना।
या फिर हमने ऐसे बना लिया कि 480 अपॉन एक्स, ये बड़ा, ये पहले आएगा, दूसरे वाला नहीं, 480 अपॉन x - 8 पहले आएगा, 480 अपॉन x - 8 पहले, उसमें से ये वाला टाइम माइनस किया और हमारे पास आ गया 3। बात समझ में आ गई? कल मैं आपको नेचर ऑफ रूट्स तो करवा दूंगी स्टार्ट, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हमारा, और एक एक्सरसाइज आपकी बुक की रहती है जो नेचर ऑफ रूट्स पे ही बिल्डअप है। उसके बाद ना इसमें जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं वो मैं आपको कवर करवा दूँ। तो बाय वेंसडे लगा लो, आपका ये चैप्टर खत्म है। तुम अपनी कोऑर्डिनेट फिर मुझसे क्वेश्चंस पूछ लेना, जितनी भी प्रैक्टिस करनी है तुम्हें मैं फॉर्मूलाज क्लास में करवा दूंगी, प्लस प्रिपेयर रहना, आपके थर्सडे फ्राइडे को टेस्ट शुरू है फिर से। ठीक है? एक बार क्वाड्रेटिक का होगा तो मैं रियल नंबर्स का दूंगी, या फर्स्ट चैप्टर्स पे मिक्स दे दूंगी, या लीनियर इक्वेशंस, व्हाटएवर, आई सी दैट। ठीक है? तो आपके अब टेस्ट होंगे, फर्स्ट पेपर मैथ्स का ही है ना, तो एडवांटेज होता है वो, जितनी मर्जी प्रैक्टिस करवा लो तुम कहीं नहीं भागने वाले। एक्स प्लस 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 3। अच्छा, पहले ना मैं कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक फैक्टर यहाँ पे 3 मुझे कॉमन दिख रहा है, तो मैं हमेशा उससे कैंसिल कर देती हूँ। देन आई हैव x - 8 इंटू x इज इक्वल टू 1280। कुछ नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन की कैलकुलेशंस को मैं अपनी कम करती हूँ, कि पहले मैंने मल्टीप्लाई किया फिर मैंने उसी नंबर को डिवाइड किया, है ना। पहले मल्टीप्लाई में टाइम लगाया कि 480 इंटू 8 नहीं समझ में आ रहा, तो पहले मैं लिखूंगी 480 इंटू 8, फिर इसे यहाँ कॉपी करूंगी, फिर यहाँ से 3 कॉमन लेकर मैं 480 इंटू 8 को डिवाइड बाय 3 करूंगी। तो उस दो स्टेप्स को मैं यहाँ पर अवॉइड कर देती हूँ। अब यहाँ पर मुझे पता है फैक्टर्स बहुत आसानी से बन जाएंगे इसके, है ना, बनने चाहिए। 1280 क्या होगा? बन गए? x² माइनस 40 प्लस 32, -32 को कर देंगे रिजेक्ट, x की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक हो गया बेटा? है ना। अब ऐसे ही देखो, ओरली कोशिश करो सेकंड इक्वेशन, ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन है इस पेज पर, इसको इक्वेशन फॉर्म करने की। देखो वही दिया हुआ है। अब देखोगे ना, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ये क्वेश्चन अब याद होने चाहिए हमें। 360 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर्स would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed was 5 किलोमीटर पर आवर more। बात तो वही हो रही है, यूजुअल स्पीड पर चल रही है, अगर वो स्पीड बढ़ा देती तो उसकी टाइम में कमी आ जाती। कितना कम होता टाइम? 48 मिनट्स। पहले टाइम आवर्स में दिया हुआ था, मिनट्स में दिया हुआ है। तो मान लो अगर मैंने ओरिजिनल स्पीड ली है x किलोमीटर पर आवर, बाद में स्पीड कितनी हो गई? क्या करोगे? x + 5। अब दोनों टाइम फॉर्म करने हैं, तो डिस्टेंस देखोगे कितना दिया हुआ है, तो एक डिस्टेंस है दोनों के लिए 360। तो पहले केस में टाइम कितना होगा? कितना होगा? डिस्टेंस दिया हुआ है 360 किलोमीटर, कितना हो जाएगा? 360 अपॉन x। और दूसरे केस में क्या होगा? 360 अपॉन x + 5। समझ में आ गया? दोनों में से टाइम ज्यादा कौन से वाला है, x वाला या x + 5 वाला? x वाला होगा ना। तो इनको माइनस किया, बस फर्क क्या है, यहाँ पे आपको 48 मिनट्स दिया हुआ है, तो यहाँ क्या लोगे? 48 अपॉन 60 आवर्स में कन्वर्ट करोगे, बस इतना ध्यान रखना है। ये 48 अपॉन 60 लेना है। हाँ,
0.08, नहीं 48/60 बच्चे, हाँ 0.8 होगा। तो बात तो वही है ना, 8/10। ठीक है, 0.8 होगा। ठीक है, सॉल्व कर लोगे ना आप? नेक्स्ट पेज पे आए, जितना भी 15-20 मिनट है ना लगा लो इसको, सो दैट वी कैन कवर इट, खत्म करें इस काम को। इक्वेशन तो सॉल्व करके एक्स की वैल्यू 45 आ जाएगी, नहीं आएगी तो आप कल क्लास में मुझसे पूछ सकते हो, बट मेक श्योर हम इक्वेशंस को फॉर्म करना सीख जाए क्वाड्रेटिक और लीनियर में, स्पेशली इन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में जहां आपकी इक्वेशन बन गई ना, मतलब आपका 50%, हमने 70% क्वेश्चन कॉन्कर कर लिया आपका। और इक्वेशन मतलब इतनी तो प्रैक्टिस हमारी हो ही जाती है कि आफ्टर फॉर्मिंग इक्वेशन आप उसको गलत सॉल्व करो, वो बहुत ही कम चांसेस है। देखो फिर से वही क्वेश्चन, अब एरोप्लेन के बारे में कह दिया, ट्रेन को छोड़कर प्लेन के पीछे हम, कि लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल टाइम। एक प्लेन ना 30 मिनट लेट उड़ा, लेकिन अपनी डेस्टिनेशन को सेम टाइम पर पहुंचने के लिए, है ना, विच वॉज हाउ मेनी किलोमीटर्स अवे, 1500 किलोमीटर्स अवे। इट हैड टू इंक्रीज द स्पीड बाय 250। घुमा फिरा कर वही बात है, एक डिस्टेंस दिया हुआ है, एक स्पीड, ठीक है, उस स्पीड में वेरिएशन और उसकी वजह से टाइम का डिफरेंस। ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया है, 1500 किलोमीटर्स। लेट द ओरिजिनल स्पीड कितनी ले लोगे, x किलोमीटर्स पर आवर। और उसके बाद उसने क्या किया, सेकंड स्पीड जो है वो क्या हो गया, x x+250, उसने स्पीड को इंक्रीज किया है। ये चीज अच्छे से पढ़नी है, x+250 किलोमीटर्स पर आवर। टाइम दोनों में क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम क्या होगा, बनाओ सारे, फ्रैक्शन क्या बनेगी, हाँ, और सेकंड टाइम क्या होगा, 1500/x+240। 250 बढ़ाने से स्पीड को, उसका टाइम कम हो गया ना, तो हमारा पहले वाला टाइम ज्यादा है। अब ये फिर से वही बात आ गई, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है एक तो, अब कौन से वाले में इतना मुझे याद नहीं है, पर पेपर में आया हुआ पक्की बात है, प्लेन वाला। या 30 मिनट्स लिखा हुआ है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, 30/60, हाफ एन आवर जल्दी हुआ है ना, हाफ एन आवर उसने कवर कर लिया अपने टाइम को, तो यहाँ पे आप 30/60 लिखोगे, एंड दिस विल गिव यू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे आप सॉल्व कर लो। ठीक है, अब देखो 19th में पहले ट्रेन के पीछे था, अब वही क्वेश्चन बस में आ गया। A bus travels at a certain average speed for a distance of 75 kilometer. Then a distance of 90 at an average speed 10 kilometer more than the original speed. और पूरा फिर से 3 घंटे लगे, है ना, वही नंबर्स चेंज करके और व्हीकल चेंज करके आपको क्वेश्चंस दे दिए, वेरिएशंस वही है क्वेश्चंस में, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, हर बारी बात वही हो रही है घूम फिर के। तो यहाँ पे क्या डायरेक्ट इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, पहले वाला डिस्टेंस कितना है, 75, है ना, और पहली वाली स्पीड क्या है, x, टाइम क्या लगेगा, 75/x। दूसरे वाला डिस्टेंस क्या है, 90, 90/x+10, वेरी गुड। और दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, ठीक है, जब मैंने क्वेश्चन इकट्ठे किए थे ना, मैंने टारगेट किया था कि सब जैसे एक क्वेश्चन, और इनको प्रैक्टिस कर लो, सीरियसली कहती हूँ, आपके क्वेश्चन के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। एक तरह के क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करने ना, तो ये वर्कशीट उठा लो। क्वाड्रेटिक में डिस्टेंस के आगे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के सारे क्वेश्चन इकट्ठे दिए हुए हैं। ठीक है, और पाइप्स वाले क्वेश्चन भी सारे 3-4 क्वेश्चन जो है वो इकट्ठे लिखे हुए हैं मैंने। राइट, अब आ जाओ, यहाँ पे दो ट्रेन को कंपेयर कर दिया, बात वही है, वही एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन, बात वही है। देखो, फास्टर ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन द स्लोअर ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 200। दोनों ने ट्रैवल किया 200 किलोमीटर। स्लोअर ट्रेन की स्पीड कम है, फास्टर की ज्यादा है, जिसकी वजह से स्लोअर को 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है ना, वही बात आ गई। तो अगर फास्टर वाली की स्पीड को एक्स ले लेते हो, दिस इज फास्टर, स्लोअर की स्पीड क्या हो गई, स्लोअर की स्पीड क्या हो गई, x-10। ठीक है, अब इक्वेशन क्या बनेगी, 200
अपॉन एक्स, यहां पर 200 अपॉन x-10। टाइम ज्यादा कौन सा है, फास्टर का या स्लोअर का? स्लोअर का टाइम ज्यादा होगा कि फास्टर का? स्लोअर का। तो पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद दूसरे वाले को लिखेंगे, और क्या आ जाएगा, 1 आवर लेस। ये लो, ओरली बनती है। क्वेश्चन नंबर 21 नाउ। मुझे दूसरा पेज भी ओपन करने दो इसका। अब क्या ये देखो, क्वेश्चन कुछ अलग है जो मैंने इतने क्वेश्चंस करवाए हैं। The distance between Mumbai and Pune is 192 kilometers. Traveling by Deccan Queen, it takes 48 minutes less than another train. बात वही है फिर से। The speeds of the two train differ by x by 20। किसकी x है, किसकी x-20 है, वो अब आपको खुद देखना है ना। ये आपको क्वेश्चन सोचने पे थोड़ा सा टाइम, स्पीड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को लगाने में कह रहा है कि खुद लगाओ। अब क्या किया, दिया क्या हुआ है, एक की स्पीड है। अच्छा देखो, टाइम में डिफरेंस दिया हुआ है। एक ट्रेन दी हुई है डेक्कन क्वीन, और एक दी हुई है हमें कोई अदर ट्रेन। ठीक है। डेक्कन क्वीन से अगर ट्रैवल करते हैं तो 48 मिनट्स कम लगते हैं। तो अगर इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो दूसरी वाली की स्पीड कम होगी या ज्यादा? कम होगी ना, x-20। तेरे पेपर में मार्क्स क्यों नहीं आते? अभी तो फटाफट से आंसर दे रहे हैं। ध्यान रखा करो, ठीक है, वहां पर भी दिमाग ऐसे ही लगाना है। एक्स किलोमीटर, x-20। फिर डिस्टेंस दिया हुआ है 192, इसने भी उतना ही ट्रैवल किया, इसने भी उतना ही ट्रैवल किया। इसकी स्पीड, इसका टाइम है 192 अपॉन एक्स, यहाँ पे टाइम है 192 अपॉन x-20, लेकिन 48 मिनट्स लेस है डेक्कन क्वीन से, है ना। तो हम इसको पहले लिखेंगे 192 अपॉन x-20 माइनस 192 अपॉन एक्स, और 48, 48 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपॉन 60। बस यहाँ पे जब 48 मिनट्स दिया है ना, बस उसका ध्यान रखना है, दिस इज 48 अपॉन 60। अब इसके बाद आगे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस कर लोगे ना अब ये तो। देखो वही सब इक्वेशंस हैं। इक्वेशन सॉल्विंग में कहीं प्रॉब्लम आ गई तो प्लीज मुझसे, हम लोग क्लास में उसको सॉल्व कर लेंगे, बट लेट्स मूव ऑन टू फॉर्मिंग इक्वेशंस ओनली। देखो अब आ गया इसमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम फिर से। अच्छा सबसे पहले ना इन क्वेश्चंस पर जब आएगा ना, दिमाग में पहली चीज बनानी है कि अपस्ट्रीम में दो स्पीड्स होती है ना हमारे पास, बोट और स्ट्रीम, दो स्पीड है, एक बोट और एक स्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं? और डाउनस्ट्रीम में क्या होता है? ठीक है, डाउनस्ट्रीम मतलब डाउन जाना, अपस्ट्रीम मतलब ऊपर चढ़ना। अब बताओ, डाउनस्ट्रीम में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? ऐड। तो एडिशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, बी प्लस एस करो या एस प्लस बी करो, नहीं फर्क पड़ेगा ना। तो यहां पर हमने बी प्लस एस लिखना है। अपस्ट्रीम में क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट में पहले किसको लिखना होगा, हमेशा बोट को। तो अपस्ट्रीम में ध्यान रखना, इट इज ऑलवेज बी माइनस एस। आई एम सेइंग दिस बिकॉज समटाइम्स ना आपको ना दी होती है बोट की स्पीड, और कभी कभी दी होती है स्ट्रीम की स्पीड। आदत हमारी पता क्या होती है, x+6 x-2 लिखने की। देखो यहां पर उसने स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया है, तो जिसको आप x सपोज कर लोगे। अब बोट की स्पीड आपको दी हुई है 18, तो यहां बनेगा 18-x। बट वी आर सो यूज टू राइटिंग x-18, हम यहाँ x-18 लिखते हैं। उससे होगा क्या, आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, वही सेम नंबर नेगेटिव में आंसर आएगा। अब हो गया, सब कुछ सही कर रहे हैं, -24 आप करके आ जाओगे, नहीं नहीं कहीं गलती होगी, +24 लिख कर आ जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जहां नेगेटिव में आंसर आएगा ना, अपनी कैलकुलेशंस को चेक करना कि कहीं किसी टर्म को हमने ऊपर नीचे लिखा हुआ है, कि फैक्टर्स बनेंगे पर आंसर नेगेटिव पॉजिटिव में रहेगा। इक्वेशन अच्छे से बन जाएगी, बट वो फैक्टर्स जो हमारी फाइनल आंसर होगा वो नेगेटिव में देगा। ठीक है,
करें इन क्वेश्चन को सॉल्व। तो इसमें हमेशा करना है लेट द, लास्ट में देखना अगर तो दोनों की स्पीड निकालनी है तो दैट विल बी अ क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर एक की निकालनी है तो वो हमेशा होगा क्वाड्रेटिक में। तो यहां लिख लोगे लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको कहा था अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में दिमाग में बिठाना है, माइंड मैपिंग यही होती है। व्हाट इज द स्पीड अपस्ट्रीम, व्हाट इज द स्पीड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम स्पीड क्या है, बोट की स्पीड 18 दी है, तो क्या लिखेंगे यहां पर 18 माइनस एक्स, बोट माइनस स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ x माइनस 18 नहीं लिखना, और यहां पर आप 18 प्लस एक्स लिखो या x प्लस 18 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि प्लस में जैसे मर्जी लिख दो 18 प्लस एक्स और x प्लस 18, लेकिन डाउन स्ट्रीम में अपस्ट्रीम में बहुत मैटर करता है इस चीज का, तो ध्यान से लिखना है। अब दोनों के टाइम बता दो, व्हाट इज टाइम अपस्ट्रीम, डिस्टेंस कितना है देखो 24, 24 किलोमीटर का डिस्टेंस अपस्ट्रीम वाली स्पीड पर, और टाइम डाउनस्ट्रीम, दिस इज माइंड मैपिंग 24/18 प्लस एक्स। समझ में आ गया। अगर ये क्वेश्चन घर जाके आप रिवाइज करते हो ना, और कहते हो ना टेस्ट के लिए रिवीजन करनी है, तो ये सब लिखकर रिवीजन नहीं होती है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने कहा स्ट्रीम की स्पीड को हमने ले लिया x किलोमीटर पर आवर, तो आप लिखोगे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है, यहां लिख दोगे 18 माइनस एक्स, यहां लिख दोगे 18 प्लस एक्स। डिस्टेंस कितना था, यहां भी 24, यहां भी 24, फिर आप दोनों में टाइम बनाओगे, टाइम क्या होगा 24/18 माइनस एक्स, और यहां क्या होगा 24/18 प्लस एक्स। फिर आपको दिया हुआ है 1 आवर मोर। अब ये मुझे नहीं पता उसने क्या लिखा है, पर मुझे इतना पता है कि अपस्ट्रीम का टाइम हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, तो 24 लॉजिकली एवरी वेयर अपस्ट्रीम का टाइम डाउनस्ट्रीम से फॉर द सेम डिस्टेंस, ये नहीं कि मैं यहाँ पे कहूँ नहीं जी ये तो 18 किलोमीटर है टाइम कम है, मैं सेम डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, तो अपस्ट्रीम का टाइम हमेशा ज्यादा होगा। इक्वेशन बड़े आराम से हमारे पास बन जाएगी। क्लियर हो गया इतना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद बनाओगे। देखो वही सेम क्वेश्चन है, इसमें मैंने फिर एक क्वेश्चन लिखा था, लेट मी सी आपको दिया हुआ है कि नहीं। हर किसी में ना देखो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, तो मुझे एक क्वेश्चन मिला था जहां पे स्पीड ऑफ बोर्ड निकालनी थी। बाकी सभी क्वेश्चन आई सॉल्व, आई सीन लाइक 5-6 बुक्स, सिर्फ एक बुक में मुझे मिला था जहां पे क्वेश्चन में स्पीड ऑफ बोट निकालनी थी। ठीक है, वो भी मैं तुम्हें देखती, मैंने आपको इसमें लिख कर दिया है कि नहीं। ये लिखा हुआ मैं लेकर आई, इसमें होगा स्पीड ऑफ बोट का एक क्वेश्चन था, मुझे पक्का याद है। रजिस्टर किया मैंने। चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। Speed of boat in still water 15 kilometer per hour. It goes 30 kilometer upstream, returns in 4 hours 30 minutes. फर्क है इसमें क्वेश्चन में कि नहीं है। अब आपको ये नहीं कहा हुआ टाइम ज्यादा कम, उसने कहा है कि 30 अपस्ट्रीम गया और वापिस आया, है ना, और पूरी जर्नी को लगे हैं 4 hours 30 minutes।
बात समझ में आ गई? हाँ जी, इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, आप मुझे वो बता दो। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, नहीं लिखा। तो देखो, इसमें आपको कहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15। तो स्पीड अपस्ट्रीम आप लिख लोगे 15 - x, स्पीड डाउनस्ट्रीम। मैं बहुत ही शॉर्टकट्स में लिख रही हूँ और डिस्टेंसेस को मैंने किलोमीटर पर आवर में नहीं लिखा। ऐसे प्लीज इसको मिस मत करना, आधा आधा नंबर ऐਵੇਂ ही कट जाएंगे बिना मतलब के, एक आधा नंबर ऐसे कट जाएगा। हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो इसमें अब क्या करेंगे, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 30, तो क्या होगा, 30 अपॉन डिस्टेंस है ना, अपॉन स्पीड करना है 15 - x, और उतना ही डिस्टेंस वापस आए। अब क्या करेंगे, यहां पर प्लस इज इक्वल टू 4 hours 30 minutes, 4 1/2 हो गया बस। समझ में आ गई बात, ये हो जाएगा ना, पिछले वाले क्वेश्चन से फर्क है। यहां पर टोटल टाइम दिया हुआ है, देखो यहां पर भी अब 25th क्वेश्चन भी वही दिया हुआ है। अ मोटर बोट whose speed in still water is 9 kilometers per hour goes 15 downstream, 15 km/h downstream and comes back at the same, ये 15 km/h नहीं है, 15 km downstream and comes back to the same spot in a total time of 3 hours 45 minutes. Find the speed of the stream. ठीक है, तो डायरेक्टली इक्वेशन बना सकते हैं, 15/9 - x, 15/9 + x, है ना। 3 hours 45 minutes, तो क्या लिखोगे इसको, 345/60, तो ये 3/4 हो गया। 45 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया था ना, 45/60 कर लोगे उसको, समझ में आ गया ना। तो ये आ जाएगा 15/4, और इसको सॉल्व कर लेना। अब लिखो जो बोट वाला क्वेश्चन है जिसपे स्पीड निकालने, बिकॉज कल फिर हमारा अब आराम से वेंसडे तक के क्वेश्चन हो सकता है पूरा एग्जाम्पलर, पूरा ये वर्कशीट। सिर्फ एक क्वेश्चन लिख लो जिसमें स्पीड ऑफ बोट निकालनी है, ठीक है। सो वहां पे मैटर करता है ना, आपने वहां पर x - 18 लिखना है, वहां पे x माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगी। सबने लिख लिया ना, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें लिखा है बोट गोज टू अ प्लेस ऑफ डिस्टेंस 8 kilometers, बोट goes to a place of distance 8 kilometers and returns to the starting point, returns to the starting point in 4 hours 16 minutes. ठीक है, if the speed of the stream is 1 km/h, find speed of boat in still water. Find speed of boat in still water. समझ में आ गया बच्चे सबको?